Hello, everyone. Welcome to Peach Simplified. I'm Dr. Nisha Bhardwaj, a senior resident at Kalavati Saran Children's Hospital. Today, we start our series on mastering pediatric growth charts from the basics all the way to confident clinical application. So, let's get into it. Hamisha ki tarah, let's begin with a case scenario first. A 3-year-old child is brought in, and the mother says he's not growing well. She shows you a growth chart. You look at it and you wonder, is this normal? What does this chart actually tell me? This is the exact situation most of us have faced in the OPD. Mother aayegi and she will say that my child is not growing well. She will show you the chart and you will stare at it wondering, what does this chart actually mean? That moment of uncertainty, ये क्यों हो रहा है? Because हमें कभी सिखाया ही नहीं गया how to properly read a growth chart. हमने देखा होगा कभी ग्रोथ चार्ट, कभी एक दो पॉइंट्स भी प्लॉट करते होंगे, लेकिन हमने कभी समझा ही नहीं हाउ टू इंटरप्रेट एंड प्लॉट अ ग्रोथ चार्ट करेक्टली. So today we are going to fix that and we are going to learn how to properly plot a chart, what is a growth chart, and how to interpret that. So let's learn what exactly is a growth chart. तो अगर हम सिंपल भाषा में बोलते हैं कि ग्रोथ चार्ट क्या होता है, इट्स अ ग्राफिकल टूल दैट शोज यू हाउ अ ग्रुप ऑफ हेल्दी चिल्ड्रन ग्रो. तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ग्रोथ पैरामीटर इन हेल्दी रेफरेंस पॉपुलेशन. तो हम हमारी पूरी पॉपुलेशन से कंपेयर कर सकते हैं कि हाउ अ चाइल्ड इज ग्रोइंग. सो यही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये हमें कंपैरिजन में हेल्प करता है वेदर द चाइल्ड इज नॉर्मली ग्रोइंग और देयर इज सम ग्रोथ फॉल्टरिंग और द ग्रोथ इज एक्सेसिव एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन. ये सब जानने में हमें ग्रोथ चार्ट हेल्प करता है. तो किसी भी चार्ट की तरह एक ग्रोथ चार्ट के अंदर भी दो एक्सेस होती है हमारी. वन इज योर एक्स एक्सिस एंड अदर वन इज योर वाई एक्सिस. सो जो हमारी एक्स एक्सिस होती है उस पे हमेशा हमारी होती है एज, और जो हमारी वाई एक्सिस होती है इस पे हमारी कोई भी मेजरमेंट हो सकती है जो हम सोच रहे हैं प्लॉट करने का. वेदर इट कैन बी वेट और इट कैन बी हाइट, इट कैन बी हेड सर्कमफरेंस, इट कैन बी बीएमआई, एनीथिंग जो हम कंपेयर करना चाह रहे हैं. अब हम देखते हैं कि ग्रोथ चार्ट, जब हमारा कोई भी आपने ग्रोथ चार्ट देखा होगा उस पे देयर आर सर्टेन लाइंस लाइक दिस. तो ये क्या लाइंस होती हैं? ये या तो सेंटाइल लाइंस हो सकती हैं या जेड स्कोर की लाइंस हो सकती हैं. हम आगे देखेंगे कि सेंटाइल्स क्या होते हैं, जेड स्कोर क्या होते हैं. बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये हमें बाकी पॉपुलेशन के साथ कंपैरिजन में हेल्प करते हैं. तो ये हमारी जो कंपैरिजन है उसको ईजी करते हैं कि हमारा जो ग्रोथ पैरामीटर है, हमारा जो पेशेंट का जो भी ग्रोथ पैरामीटर है वो पूरे पॉपुलेशन के कंपैरिजन में किधर लाई करता है, ज्यादा है, वो नॉर्मल है या वो कम है. वो कंपैरिजन के लिए ये लाइंस हमें हेल्प करती हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ग्रोथ चार्ट के बारे में समझ सकते हैं इज दैट द ट्रेंड्स मैटर एंड नॉट अ सिंगल वैल्यू. ये हम क्यों बोल रहे हैं कि ट्रेंड्स मैटर? बिकॉज एक टाइम पे अगर हम बात करें कि हमने कोई भी एक ग्रोथ चार्ट पे एक वैल्यू प्लॉट कर दी, सिंगल वैल्यू हमें कुछ नहीं बता सकती जब तक हमें एक पूरा ट्रेंड नहीं पता है कि वो ट्रेंड आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो सेम रह रहा है, वो कम हो रहा है. ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है दैट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट ट्रेंड्स मैटर एंड नॉट अ सिंगल वैल्यू. और हमेशा ग्रोथ चार्ट पे एक बार प्लॉट करके हमें नहीं छोड़ना है. वी हैव टू फॉलो अप द चाइल्ड एंड वी हैव टू मेक अ ट्रेंड एंड सी कि ये नॉर्मल है या नहीं. तो जैसे हमने बोला कि ग्रोथ चार्ट के अंदर अगर हम सिंगल मेजरमेंट प्लॉट कर रहे हैं, दैट्स अ फ्लॉ. ये हमें उसकी वेलोसिटी, डायरेक्शन नहीं बताती है. इसके लिए वी हैव टू फॉलो अप द चाइल्ड एंड प्लॉट सीरियल वैल्यूज टू गेट अ ट्रेंड, जिससे हमें पता चलेगा कि ये अपवर्ड है, स्टैटिक है या डाउन गोइंग ट्रेंड है. तो वो सारी चीजें हमें ग्रोथ चार्ट को सीरियली प्लॉट करके ही पता चलेंगी. अब हमने ये देख लिया कि ग्रोथ चार्ट होता क्या है. अब हम ये डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे कि किस किस तरीके के ग्रोथ चार्ट्स हमारे पास हो सकते हैं. इंपॉर्टेंट जो डिस्टिंक्शन हम पढ़ते हैं कॉमनली, दैट्स अ रेफरेंस चार्ट वर्सेस अ स्टैंडर्ड चार्ट. तो हमारे ग्रोथ चार्ट्स दो तरीके के हो सकते हैं. एंड दिस डिस्टिंक्शन साउंड्स एकेडमिक बट इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज ये डिसाइड करेगा कि विच काइंड ऑफ चार्ट यू आर गोइंग टू यूज फॉर अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन. तो एक रेफरेंस चार्ट क्या होता है? एक रेफरेंस चार्ट हमें ये बताता है दैट हाउ चिल्ड्रन आर ग्रोइंग, कि हमारे बच्चे जो हैं पॉपुलेशन में वो किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं. अब इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, आर ग्रोइंग का मतलब ये है कि हमारी जो जनरल पॉपुलेशन की कंडीशंस हैं, चाहे उसमें पोल्यूशन है, हेल्थ इश्यूज हैं, उन सबको इन अकाउंट लेके ही ये हमें बताता है कि हमारी पॉपुलेशन किस तरीके से ग्रो कर रही है. सो दिस इज अ रेफरेंस चार्ट. तो इसको हम ये कैसे याद कर सकते हैं? रेफरेंस फॉर आर एंड आर तो हमें पता ही है. तो
दिस शोज यू हाउ द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग। तो ये किसी भी एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का हो सकता है। जैसे हमने बोला कि अगर हम इंडिया के लिए आईएपी चार्ट्स की बात करते हैं, तो इंडियन कंडीशंस के अंदर हाउ चिल्ड्रन आर ग्रोइंग वो हमें आईएपी ग्रोथ चार्ट से पता चलेगा, एंड दिस इज अ रेफरेंस चार्ट। तो आईएपी और सीडीसी 2000, सो आईएपी फॉर इंडिया एंड सीडीसी फॉर यूएस, ये हमारे इन पॉपुलेशंस के लिए रेफरेंस चार्ट्स हैं। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज स्टैंडर्ड चार्ट। तो ये स्टैंडर्ड है, मतलब कि क्या है, ये हमें बताएंगे कि बच्चों को कैसे ग्रो करना चाहिए। सो दे शो यू हाउ द चिल्ड्रन शुड ग्रो। तो एस फॉर स्टैंडर्ड चार्ट एंड एस फॉर शुड ग्रो। तो इस तरीके से वी कैन इजीली रिमेंबर कि स्टैंडर्ड चार्ट हमें क्या बताता है। अब इसमें बातें आती है कि शुड ग्रो का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि ये जब भी ये ग्रोथ चार्ट्स बनाए जाते हैं, टेक्स इनटू अकाउंट कि ये ऑप्टिमल कंडीशंस में ही बच्चे ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो एक एग्जांपल जो हम कॉमनली पढ़ रहे हैं एंड यूज भी कर रहे हैं अपनी डे टू डे प्रैक्टिसेस में इज योर डब्ल्यूएचओ ग्रोथ चार्ट। तो डब्ल्यूएचओ ग्रोथ चार्ट जो है वो हमें ये बता रहे हैं कि वो हाउ द चिल्ड्रन शुड ग्रो। डब्ल्यूएचओ ग्रोथ चार्ट हमने एमजीआरएस स्टडी, विच इज योर मल्टी सेंटर ग्रोथ रेफरेंस स्टडी, इससे बनाया था। इसके अंदर हमारे 6 कंट्रीज थे और इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड था। इसमें सारी ऑप्टिमल कंडीशंस की बात हुई थी, जैसे कि एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड पॉपुलेशन, नॉन स्मोकिंग हाउस होल्ड, गुड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और कोई भी क्रॉनिक इलनेस नहीं हो। तो डब्ल्यूएचओ चार्ट्स जो है हमारे स्टैंडर्ड चार्ट्स के अंदर आते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कोई बच्चा डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड्स के भी नीचे है, इसका मतलब वो सिर्फ अपनी पॉपुलेशन के लिए बिलो एवरेज नहीं है, वो जितने भी एक वेल नरिश्ड बच्चे को उस एज के अचीव करना चाहिए उससे भी नीचे है। सो दैट्स अ मच मोर पावरफुल स्टेटमेंट टू से। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे ग्रोथ चार्ट्स कैसे बनते हैं और हम उनको यूज कैसे करते हैं। तो जब वो बनते हैं तो दैट्स अ क्रॉस सेक्शनल थिंग। इसका मतलब एक रेफरेंस पॉपुलेशन हमने ली, उसमें सभी बच्चों को एक टाइम पे हमने मेजर किया और हमने ग्रोथ चार्ट के लिए डेटा निकाला। बट हम जो अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में कर रहे हैं दैट्स अ लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकिंग। लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकिंग का मतलब क्या हो गया कि हम एक बच्चे को ओवर टाइम फॉलो कर रहे हैं। सो दिस इज द सेम चाइल्ड जो हम उसको ओवर टाइम फॉलो करते रहेंगे। इसके अंदर तो डब्ल्यूएचओ ग्रोथ चार्ट्स पहले हमने क्रॉस सेक्शनल डेटा से बनाए और फिर उसके बाद हमने क्या किया, लॉन्गिट्यूडनली उनको यूज किया। तो दिस इज हाउ ग्रोथ चार्ट्स आर मेड एंड हाउ दे आर यूज्ड। अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि हमारे पास क्या क्या ग्रोथ चार्ट्स अवेलेबल हैं, ग्रोथ चार्ट होता क्या है। बट एक कंफ्यूजिंग सी चीज है कि इतने सारे ग्रोथ चार्ट्स में से हमें कौन सा ग्रोथ चार्ट यूज करना है, किस पैरामीटर के लिए कौन सा ग्रोथ चार्ट कॉमनली यूज होता है, वो सब हम देखते हैं आज। सो अगर हम बात करते हैं 0 to 5 years ऑफ एज ग्रुप की, तो 0 to 5 एज ग्रुप के अंदर हम हमेशा डब्ल्यूएचओ ग्रोथ स्टैंडर्ड्स को यूज करते हैं। तो हमारा जो डब्ल्यूएचओ का स्टैंडर्ड ग्रोथ चार्ट है हम उसको यूज करते हैं। आईएपी ऑल्सो रिकमेंड्स कि 0 to 5 years के लिए तो हमें डब्ल्यूएचओ ग्रोथ चार्ट ही प्रेफर करना है। पर अगर हम 5 years के बियॉन्ड यानी 5 to 18 years की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन के लिए आईएपी 2015 के हाइट एंड वेट चार्ट्स हैं, जो रेफरेंस चार्ट्स हैं, हम उनको यूज करते हैं। पहले हम अग्रवाल 1992 को यूज करते थे, बट दे हैव बीन रिप्लेस्ड कंप्लीटली बाय आईएपी 2015 चार्ट्स। और आजकल हमारे जितने भी ओपीडीज हैं, वार्ड्स हैं, उन सब में वी आर यूजिंग दीज आईएपी 2015 चार्ट्स। ऑल्सो हमारे पास अब कंबाइंड चार्ट्स आने लगे हैं, जिसमें फर्स्ट 5 years के लिए यू हैव डब्ल्यूएचओ का चार्ट एंड बियॉन्ड 5 years यू हैव आईएपी का। तो डब्ल्यूएचओ एंड आईएपी कंबाइंड चार्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, जो एक चाइल्ड की ग्रोथ सिंस बर्थ टिल 18 years ऑफ एज हम उसमें मॉनिटर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हेड सरकमफेरेंस की। कॉमनली हेड सरकमफेरेंस जो है हम 0 to 2 years के लिए मेजर करते हैं, और इसके लिए भी वी हैव डब्ल्यूएचओ के हेड सरकमफेरेंस चार्ट्स। यूजुअली हम 2 years तक ही हेड सरकमफेरेंस को मॉनिटर कर रहे हैं, बिकॉज यही वो टाइम है जहां पर हेड सरकमफेरेंस मेनली इंक्रीज हो रही है। एंड बियॉन्ड 2 year हम तभी कर रहे हैं इफ क्लिनिकली इंडिकेटेड माइक्रो या मैक्रोकेफेली है तो। सिमिलरली अगर हम बीएमआई एज अ पैरामीटर की बात करते हैं, बीएमआई हम कैलकुलेट करते हैं आफ्टर 5 years ऑफ एज। बिफोर 5 years वी यूज वेट फॉर लेंथ, जिसके लिए भी हमारे पास डब्ल्यूएचओ ग्रोथ चार्ट्स हैं। तो बीएमआई के लिए जो हमारे 5 to 18 years के एज ग्रुप है, उसमें हम आईएपी के 2015 बीएमआई चार्ट्स को यूज करते हैं, जिससे हम ओवरवेट और ओबेसिटी असेसमेंट कर सकते हैं, और अगर हम कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं तो उसको भी ट्रैक कर सकते हैं दैट हाउ इफेक्टिव इज इट। अब हम बात करते हैं नियोनेटल एज ग्रुप की, जिसमें हम प्रीटर्म और टर्म पॉपुलेशन जो हमारी लेस देन 40 weeks ऑफ करेक्टेड जेस्टेशनल एज पे है, उनके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं। हमारे पास दो चार्ट्स हैं इनके लिए, वन इज फेंटन 2013 चार्ट एंड वन इज इंटरग्रोथ 21st चार्ट। इंटरग्रोथ 21st इज अ रिलेटिवली न्यूअर ग्रोथ चार्ट। फेंटन हम कॉमनली
यूज कर ही रहे हैं। अब देर आर सम ग्रोथ चार्ट्स फॉर स्पेसिफिक जेनेटिक कंडीशंस ऑल्सो, और उन कंडीशंस के लिए हम वही कंडीशन स्पेसिफिक चार्ट यूज करते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल पॉपुलेशन के नॉर्म्स अगर हम इन जेनेटिक कंडीशंस में अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से ये जो बच्चे हैं दे कैन बी काउंटेड एज अंडरवेट और शॉर्ट स्टेचर। सो कंडीशन स्पेसिफिक चार्ट लाइक टर्नर के लिए टर्नर्स के चार्ट, डाउन के लिए डाउन्स के चार्ट वी कैन यूज। Now, what we see on our screens is WHO standard growth charts. तो WHO का स्टैंडर्ड ग्रोथ चार्ट है ये, जो हम 0 to 5 ईयर की पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं। अब इस चार्ट को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सबसे ऊपर हमें यहाँ पर दिखता है कि हमारा कौन सा पैरामीटर के लिए ये ग्रोथ चार्ट है। तो ये वेट फॉर एज का चार्ट है। इसी तरीके से वी हैव हाइट फॉर एज चार्ट्स, वेट फॉर लेंथ चार्ट्स एंड हेड सर्कम्फरेंस फॉर एज चार्ट्स ऑल्सो। यहाँ पे हमें ये भी दिखता है कि ये किस एज ग्रुप के लिए। सो ये बर्थ से 5 ईयर्स के लिए है, तो ये भी हमें इसमें दिख रहा है। इसके बाहर सामने लिखा है जेड स्कोर्स। तो यहाँ पर ये चीज बताता है कि जो हमारे चार्ट है उसके अंदर जो ये लाइंस रन कर रही हैं इसमें जेड स्कोर्स हैं या सेंटाइल्स हैं। तो यहाँ पर हम जेड स्कोर्स दिख रहे हैं, जैसे 0, -2, -3, +2, +3, और ये हमें हेल्प करते हैं इन कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द जेड स्कोर्स, व्हाट आर सेंटाइल्स, वी कैन क्लियर आर डाउट देयर। अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि बर्थ से लेके 5 ईयर्स एज यहाँ पर हमारी एक्स एक्सिस पे है एंड वाई एक्सिस पे वी हैव द पैरामीटर एंड वी हैव सीन की हमारी जेड स्कोर की लाइंस है। दिस पिंक चार्ट इज फॉर गर्ल्स एंड दिस ब्लू चार्ट इज फॉर बॉयज। तो एज, सेक्स के हिसाब से एंड द पैरामीटर वी वांट टू प्लॉट, इसके हिसाब से वी विल सेलेक्ट द चार्ट। सिमिलरली वी हैव हमारा आईएपी के ग्रोथ चार्ट्स जो 2015 में बनाए गए थे एंड दे हैव नाउ कंप्लीटली रिप्लेस्ड द अग्रवाल 1992 चार्ट्स। आईएपी ग्रोथ चार्ट्स एज वी डिस्कस्ड ये हम यूज करते हैं 5 to 18 ईयर्स एज ग्रुप के अंदर। ये बॉयज गर्ल्स के लिए डिफरेंट होते हैं एंड दे आर सिमिलरली कलर कोडेड, जैसे WHO के चार्ट्स थे। तो दिस इज ब्लू एंड दिस इज पिंक। पिंक इज फॉर गर्ल्स, ब्लू इज फॉर बॉयज। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है दैट वी हैव द एज ईयर 5 to 18 ईयर्स। इसके अलावा वी हैव दी कि किस जेंडर के लिए, दैट्स बॉय यहाँ पे वी हैव गर्ल्स का। इसके अलावा पैरामीटर भी यहाँ पे हमें लिखेगा दिखेगा, जैसे हाइट और वेट चार्ट्स। इसके अलावा यहाँ पे फादर्स हाइट और मदर्स हाइट का कॉलम दिया हुआ है जिसको हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग मिड पेरेंटल हाइट और एनपीएच, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर वी सी की यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर्स हैं, जैसे वेट और हाइट के लिए वी हैव दिस कंबाइंड चार्ट जिसमें नीचे की तरफ वी आर सीइंग वेट एंड ऊपर की तरफ वी आर सीइंग हाइट एंड ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव द एज विच इज फ्रॉम 5 to 18 ईयर्स। ठीक है। सिमिलरली गर्ल्स के चार्ट में भी यही है, बट दिस गर्ल्स चार्ट इज फॉर बीएमआई। तो बीएमआई में वी हैव डिफरेंट कट ऑफ ईयर। तो ये 23rd अडल्ट इक्विवेलेंट, 27 अडल्ट इक्विवेलेंट्स विच आर यूज टू कैरेक्टराइज एज ओवरवेट और ओबीस, उसके लिए वी यूज दिस बीएमआई चार्ट्स। यहाँ पे हमें अलग अलग सेंटाइल लाइंस दिख रही हैं। पीछे हमने जब WHO चार्ट्स देखे थे वहां पे वी सॉ कि वहां पे जेड स्कोर की लाइंस है। यहाँ पे वी आर सीइंग दैट वी हैव सेंटाइल लाइंस जो 3rd सेंटाइल, 10th सेंटाइल, 25th सेंटाइल, 50th सेंटाइल, 75th, 90th एंड 97 सेंटाइल पे है। दिस 50th सेंटाइल इज योर मीडियन। दिस टेल्स यू दैट half of your population is going to lie below and half is going to lie above your this 50th centile. So this is the midpoint. अब ये जो हमारा 3rd सेंटाइल है ये कोरेबोरेट करता है टू -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमने पीछे पढ़ा था कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन और जेड स्कोर पढ़ते हैं। एंड दिस 97 सेंटाइल इट कोरेबोरेट्स टू योर +2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इससे हम कंपेयर करते हैं एंड वी सी वेदर द चाइल्ड इज इन द नॉर्मल नॉर्म्स फॉर द पॉपुलेशन और नॉट। नाउ वी विल सी व्हाट पैरामीटर्स कैन यू एक्चुअली प्लॉट। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बिकॉज देर आर सेवरल पैरामीटर्स दैट कैन बी प्लॉटेड एंड ईच वन टेल्स यू समथिंग डिफरेंट। सो लेट्स सी व्हाट ऑल दीज पैरामीटर्स आर। सो फर्स्ट हमारे पास है वेट फॉर एज। तो वेट फॉर एज का मतलब क्या है, दैट यू आर कंपेयरिंग द वेट ऑफ द चाइल्ड अगेंस्ट द एज, सो इट वेदर इट्स अप्रोप्रिएट फॉर द एज और नॉट। तो ये ओवरऑल न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में हमें बताता है। इट डिटेक्ट्स अंडर वेट, it detects underweight, but it is not going to tell you why the child is underweight. Is it acute wasting or chronic stunting? So you need to use other parameters for that. So ये routine monitoring के लिए हम use कर सकते हैं, ये हमें underweight बता देगा. Then we have the second parameter which is length or height for age. Length we calculate or we measure for children who are less than 2 years of age who cannot stand straight.
And height we use for children more than 2 years of age, and it is measured on the stadiometer, and length is measured on your infantometer. And now we are comparing this length or height with the age, whether it is age appropriate or not. So it reflects your linear growth or your chronic growth. So when you see the child has low height for age, you should think that it is something long standing or a chronic disease. तो ये हमें stunting में help करता है. जैसे weight for age was for underweight, length or height for age is for stunting, and this helps us in detecting chronic malnutrition or a long standing malnutrition. Then we have weight for height. Weight for height is comparing the weight, whether it is whether it is appropriate for the height or not. So weight for height जो है, it tells you about acute nutritional status, because we are talking about weight here, है ना. So a child with low weight for height, despite a normal height, that's wasting. So it helps you in detecting wasting, which is acute, which is recent, and potentially reversible. Hence, this is really important. And weight for height के बारे में you should know that we calculate it for less than 5 years of age. After 5 years of age, we calculate BMI, which is your weight divided by your height in meters का square. So weight in kgs divided by height in meters का square is will give you BMI for age. So BMI हमें क्या बताता है? It tells you what is the body fat relative to your height. तो ये हमें overweight and obesity screening में help करता है, and we have already discussed that we calculate this after 5 years of age. Then you have head circumference for age. तो head circumference हम non stretchable tape से occipitofrontal जो हमारा मेजरमेंट रहता है वो लेते हैं, एंड इट इज अ सरेगेट मार्कर फॉर योर ब्रेन ग्रोथ. कॉमनली हम ये 0 to 2 years ऑफ एज के लिए करते हैं, जो हमें माइक्रोकेफेली, मैक्रोकेफेली और डेवलपमेंट के बारे में आइडिया देता है. देन यू हैव एमयूएसी. एमयूएसी का मतलब क्या हुआ? मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस. ये हम देखते हैं मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस, कॉमनली हम जो बोलते हैं दैट इट्स एन एज इंडिपेंडेंट मार्कर, और हम ये 6 months to 6 years की एज ग्रुप में कैलकुलेट करते हैं. ये एक मार्कर होता है अक्यूट मैलन्यूट्रिशन का. एमयूएसी की कट ऑफ सबने पढ़ी होगी कि अगर 11.5 सेंटीमीटर से कम होती है देन इट इज सैम. तो सैम इज सिवियर अक्यूट malnutrition. तो ये डिटेक्ट करने के लिए वी गेट कैलकुलेट एमयूएसी. देन यू हैव स्किन फोल्ड थिकनेस. स्किन फोल्ड थिकनेस जो है वो हमें सबक्यूटेनियस फैट के बारे में आइडिया देता है, एंड ये हम कॉमनली यूज नहीं करते हैं अपनी डे टू डे प्रैक्टिसेस के अंदर. कॉमनली ये हम रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. स्किन फोल्ड थिकनेस कहाँ कहाँ हम मेजर कर सकते हैं? ये हम ट्राइसेप्स या सबस्कैपुलर एरिया में भी मेजर कर सकते हैं. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हमें ध्यान रखने हैं कि क्या क्या बताते हैं. जैसे वेट फॉर एज इज फॉर योर अक्यूट न्यूट्रिशनल स्टेटस, लेंथ और हाइट फॉर एज इज फॉर योर क्रॉनिक malnutrition, weight for height again is for acute nutritional status, BMI is for your overweight and obesity classification, head circumference is for brain growth, development and macrocephaly, MUAC is for your acute malnutrition, and skin fold thickness is for the idea of subcutaneous fat. These all have to be remembered because these are important and commonly asked in your vivas and clinics. Now let's talk about how to actually plot on a growth chart. अब हमें लगेगा that this is really obvious. You have to just plot a measurement on the growth chart, but it is not, and there are some common mistakes that every now and then you are going to make. So we need to go through this properly. First step is you have to get the correct chart. Correct chart which would be dependent on the age of the child, the gender of the child, and the parameter you have chosen to plot. So depending on the gender or the sex, you have the different charts that we discussed, like blue is for boys and pink is for girls. Similarly, एज की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है, दैट यू हैव टू बी रियली श्योर अबाउट द एज. अब श्योर होने के लिए हम अगर अपनी ओपीडीज में देखते हैं दैट पेरेंट्स दे यूजुअली डोंट रिमेंबर द करेक्ट एज ऑफ द चाइल्ड. मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे विल बी सेइंग दैट अभी 5 साल का ही हुआ है और छठी साल में लगा है, एंड दीज थिंग्स टेंड टू इंट्रोड्यूस एम्बिग्विटी इन योर रिजल्ट्स. So you need to be sure about the age. So make it a habit to ask about the date of birth of the child always, and calculate the age yourself. Whether it's 12 years, 6 months, 12 year or 13 years completed, you have to be really sure about the age. And second thing about age is that till 2 years of age, for preterm children, you have to use corrected age, not your chronological age, because till 2 years you are giving them time for catch up growth. Till 2 years, most of the preterm children they catch up growth
and after that you can use their normal chronological age, but till 2 years of age for preterm children, be mindful that you have to use corrected age. Then according to the parameter you will use the chart, whether it's height, weight or BMI. Then step 2 is you have to mark the correct age on the x-axis and corrected age for preterms till 2 years of age. And then the step 3 would be you have to mark the measurement on the y axis, whatever parameter it is. First, you have to be sure that, like correct age, you have to be really sure and correct about the measurement you are plotting. Be sure to take weight on a calibrated scale. Length for your less than 2 year child, more than 2 years, you have to take height on a calibrated stadiometer, MUAC, everything has to be correct. So you have to plot this correct measurement on the y axis. After you have plotted, you have seen the measurement on the x and the y axis, you have to mark the intersection point. So we have this growth chart. Here you will see the age, and here you will see the measurement. And then at the intersection point, you will mark the point. This is the point where you have to plot the measurement. And then on step 5, you will compare this data with the population, and then you will see by using the centiles and Z scores. And you will not just stop at one plotting. You will seriously follow the child every 6 months or 1 year according to the disease condition, and you will see the trend. So this trend helps you identify the uh, direction of change. So now let's apply what we have learned till now and plot a growth chart together. So a 12-year-old boy is brought in with a height of 145 centimeter and weighing 45 kgs. So the first step what we learned was that you have to choose appropriate growth chart as per the age, the sex and the parameter you have chosen to plot. So let's see, the child is 12-year-old. We have to use IAP growth chart for this child because the child is more than 5 years of age. Also, the child is boy. So we will choose the growth charts for boys, that is the blue colored chart. After this, you have to be certain about the age of the child. So here we have been given the date of birth is 19th of December 2013. And for today, that is 19th of June 2026, the child is 12 years and 6 months old. Here you see the difference has been created by using the correct date of birth. So now we will write the name here. The date of birth is 19th of December 2013. Next is that you have to be sure about the measurements you have taken. That is the height, which is 145 centimeter, and weight, which is 45 kgs. Then you have to see the age on the x-axis. Here we see the age is 12 year 6 month old. So we will see that this is the marker for age on x-axis. Now we will see the weight on the y-axis. The weight is 45 kg. So this is here. Now at an intersection point of y-axis and x-axis, we will plot the point. So here it will be this. We mark the growth by a single point. And similarly, the height is 145 centimeters. And at an intersection, the height of the child will be here. Once you have plotted the height and the weight, you will see whether the child is appropriately growing according to the centiles. अब हम देखेंगे मिड पेरेंटल हाइट कैसे कैलकुलेट करना है. सो मिड पेरेंटल हाइट हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, ताकि हम एक बच्चे का जो ट्रू जेनेटिक पोटेंशियल है, जो उसकी मैक्सिमम हाइट, जो रेंज वो रीच कर सकता है, वो पता लगाने के लिए. सो फॉर बॉयज एंड गर्ल्स हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं मिड पेरेंटल हाइट के, जिसमें बॉयज के लिए वी एड 13 टू द एवरेज ऑफ फादर्स एंड मदर्स हाइट एंड डिवाइडेड बाय 2. सो इसको हमें याद कैसे करना है, मदर्स हाइट और फादर्स हाइट का एवरेज लेके प्लस 6.5, दिस इज शॉर्ट. तो ये हो जाएगा बॉयज का एमपीएच. और ऐसे ही गर्ल्स के लिए अगर हम एमपीएच कैलकुलेट करेंगे तो उसमें होगा फादर्स हाइट प्लस मदर्स हाइट माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2. और इसको भी ऐसे याद किया जा सकता है कि फादर्स हाइट प्लस मदर्स हाइट डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6.5 सेंटीमीटर. तो बॉयज और गर्ल्स का जो जेनेटिक ग्रोथ पोटेंशियल है वो डिफरेंट है. बॉयज का
बिकॉज ऑफ देयर हॉर्मोन्स ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, इसीलिए वी आर एडिंग +6.5 टू देयर एमपीएच। और गर्ल्स का ग्रोथ पोटेंशियल एज कम्पेयर टू बॉयज कम है, इसीलिए हम इसमें -6.5 सेंटीमीटर कर रहे हैं। एक बार हमारा एमपीएच निकल जाता है, उसके बाद हमें टारगेट रेंज निकालना है, जो हम प्लॉट करेंगे ऑन दी ग्रोथ चार्ट, जिससे हमें पता चलेगा कि इस रेंज में बच्चे को हाइट गेन करना है। वो कैसे निकालेंगे? एमपीएच +-6 करके। ये दोनों के लिए सेम रहने वाला है। सो एमपीएच दोनों की डिफरेंट हो सकती है, बट रेंज हम टारगेट ऐसे ही निकालेंगे +-6 करके। अगर हम एग्जाम्पल देखें कि फादर की हाइट 170 सेंटीमीटर है, मदर की हाइट 155 सेंटीमीटर है, ऐसे में अगर हम बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए एमपीएच निकालते हैं सेम हाइट के साथ, तो कैसे डिफरेंस आता है? तो अगर हम बॉयज के लिए निकालेंगे तो ये होगा 170 + 155 + 13 डिवाइडेड बाई 2, जो अप्रोक्सीमेटली 169 सेंटीमीटर आएगा। और अगर हम गर्ल्स के लिए यही हाइट के साथ एमपीएच कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें इसमें -13 करना है, तो ये कम आएगी एंड इट विल बी 156 सेंटीमीटर। और इन्हीं के लिए अगर हमें टारगेट रेंज निकालना है, तो हमें सिंपली इसी कैलकुलेटेड एमपीएच में से +-6 सेंटीमीटर करना है, जिसकी वजह से टारगेट रेंज बॉयज की क्या आ गई यहाँ पे 163 टू 175, और गर्ल्स की इस एमपीएच के लिए आ गई 150 टू 162 सेंटीमीटर। तो एमपीएच निकालना क्यों जरूरी है? अगर हमारे पास एक बच्चा है जिसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बिल्कुल सही जा रही है, बट उसकी जो हाइट है, हमें पता लग रहा है एक्स्ट्रापोलेट करके कि वो टारगेट रेंज से नीचे है, तो हमें इससे ये पता चल गया कि अभी बच्चा जो है फुल जेनेटिक पोटेंशियल को अचीव नहीं करने वाला है। इसका मतलब ये सिर्फ फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर नहीं है, इसके अंदर कुछ एंडोक्राइन, कुछ हार्मोनल, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल भी डिलेज हो सकते हैं। अब हम देखेंगे वेट एज और हाइट एज क्या होती है। वेट एज और हाइट एज इंपॉर्टेंट क्यों होती है? ताकि हम ये पता लगा सके कि हमारा जो बच्चा है वो अपनी हाइट और वेट के हिसाब से कितना पीछे है, मतलब उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है उसके हिसाब से उसका वेट और हाइट गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी जो हमने एक 12 ईयर 6 मंथ ओल्ड मेल चाइल्ड का एग्जाम्पल लिया था, उसमें हमने प्लॉट किया था कि 12 ईयर 6 मंथ्स पे उसकी हाइट, उसका वेट 45 kg है। तो इसमें हम वेटेज और हाइटेज कैसे निकालते हैं? वेटेज और हाइटेज का मतलब है कि उस एज के लिए आइडियल वेट और आइडियल हाइट के हिसाब से हम निकालेंगे। तो आइडियल हम मान के चलते हैं कि जो 50th सेंटाइल है वो आइडियल होने वाला है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि जो भी वेट या हाइट हमने प्लॉट किया है उसको हमें एक्स्ट्रापोलेट करना है टू द 50th सेंटाइल, जैसे हमने यहाँ किया। और इससे एक परपेंडिकुलर हम नीचे ड्रॉ करेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि अभी बच्चे की क्या एज है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 13 ईयर 3 मंथ्स आ रहा है। तो इसका मतलब इस बच्चे का जो वेट एज है वो एडवांस्ड है एंड इट इज मोर देन द क्रोनोलॉजिकल एज। तो इस तरीके से हमें ये समझ आया कि इसका वेट ज्यादा है एज कंपेयर टू दी एज। तो यही सिमिलर है वेटेज और हाइटेज, जिसमें हम ये देखते हैं कि 50th सेंटाइल पे उस बच्चे की क्या एज होगी, दैट इज वेटेज एंड हाइटेज। अब हमें वेटेज और हाइटेज निकालना जरूरी क्यों है? जब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा कि वेटेज और हाइटेज का क्या फायदा है। अब हमारे पास दो सिनारियोज हैं। सबसे पहले, अगर वेटेज हाइट एज से कम है, तो अगर वेट एज हाइट एज से कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाइल्ड का वेट जो है उसकी हाइट से कम चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेट विच इज अक्यूट वो अफेक्ट हुआ है। इसका मतलब हम सोचेंगे कि प्राइमरीली न्यूट्रिशनल डेफिसिट है, क्योंकि वेट पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है यहाँ पे हाइट से। लेकिन अगर वेटेज और हाइट एज दोनों ही प्रोपोर्शनेटली कम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि क्रॉनिक और अक्यूट दोनों ही ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ा है। इसका मतलब कोई एंडोक्राइन, कोई सिस्टमिक इशू होगा, ना कि कोई न्यूट्रिशनल डिफेक्ट होगा। अब हम देखेंगे कुछ स्पेशल चार्ट्स। जैसे हमने बात किया था कि स्पेसिफिक जेनेटिक कंडीशंस के लिए यू हैव स्पेसिफिक चार्ट्स, और कुछ अलग से नियोनेटल एज ग्रुप के लिए भी वी हैव डिफरेंट चार्ट्स। सो स्पेशल चार्ट्स में सबसे पहले हमारे पास है फेंटन चार्ट, जो हम नियोनेटल ग्रुप में यूज करते हैं, एज ग्रुप में। ऐसे ही इंटरग्रोथ चार्ट्स हैं, ये दोनों हम नियोनेटल एज ग्रुप के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हमारे जो आते हैं डिजीज स्पेसिफिक और जेनेटिक सिंड्रोम स्पेसिफिक चार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक टर्नर सिंड्रोम का हो गया। इसी तरीके से डाउन सिंड्रोम का हमारे पास एक चार्ट होता है। ऐसे ही एकॉन्ड्रोप्लेजिया। इसी तरीके से डिजीज स्पेसिफिक चार्ट्स हमें इन कंडीशंस के लिए यूज करना है, बिकॉज इन कंडीशंस में ऑलरेडी ग्रोथ लिमिटेड है। अगर हम इन्हें नॉर्मल पॉपुलेशन से कंपेयर करने लगेंगे तो उसमें इनका ग्रोथ फॉल्टरिंग आना ही आना है। तो इसीलिए वी हैव टू यूज डिजीज स्पेसिफिक चार्ट्स फॉर दीज कंडीशंस।
तो अब हम कुछ कॉमनली यूज्ड डिजीज स्पेशल चार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम नियोनेटल एज ग्रुप में यूज करते हैं, और बाकी किसी भी स्पेशल चार्ट से कॉमनली हम इन्हीं को यूज करने वाले हैं। सो इसमें हमारे आते हैं फेंटन चार्ट, और एक होता है इंटरग्रोथ 21st चार्ट। सबसे कॉमनली फेंटन चार्ट हम यूज करते हैं, ज्यादातर निकूज के अंदर यही आज तक भी यूज होता है। ये कितना कवरेज देता है, इसके अंदर क्या होता है कि हम 22 से लेके 50 वीक्स ऑफ पोस्ट मेंस्ट्रुअल एज तक बच्चों के जो भी ग्रोथ पैरामीटर्स हैं उनको प्लॉट और कंपेयर कर सकते हैं। इसमें हमारे पास वेट, लेंथ और हेड सरकमफेरेंस तीनों चीजें होती हैं। और इसके बारे में ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि ये एक सिस्टमैटिक रिव्यू है, मतलब ये एक रेफरेंस चार्ट है। जैसे हमने पढ़ा था दैट हाउ चिल्ड्रन आर ग्रोइंग, तो ये रेफरेंस चार्ट है। तो ये हमारा जो है सीमलेसली एट 50 वीक्स ऑफ पोस्ट मेंस्ट्रुअल एज कनेक्ट हो जाता है टू द WHO। तो इसमें हमारा कोई गैप नहीं आता है। एक बार आप 50 वीक्स पोस्ट मेंस्ट्रुअल एज तक फेंटन चार्ट प्लॉट कर रहे हैं, उसके बाद आप डायरेक्टली WHO पे शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है इंटरग्रोथ 21st चार्ट, जो अब आजकल हम कॉमनली तो नहीं यूज करते, बट आजकल न्यू आया है। दिस इज अ स्टैंडर्ड चार्ट। जैसा कि हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड चार्ट शो हाउ द चाइल्ड शुड ग्रो, सो इट इज अंडर द ऑप्टिमल कंडीशंस। मल्टी कंट्री ऑप्टिमल कंडीशन चार्ट है, और ये 14 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से ही स्टार्ट हो जाता है एंड इट कंटिन्यूज टिल टर्म। ये बच्चे की वेट, लेंथ, हेड सरकमफेरेंस, इवन फीटल बायोमेट्री पैरामीटर्स को भी हम इसमें प्लॉट कर सकते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा था दीज आर स्टैंडर्ड चार्ट्स। तो इसमें भी जब हमने स्टडी किया था तो इसके अंदर भी इंडिया इंक्लूडेड था, तो दीज कैन बी अप्लाइड टू इंडियन पॉपुलेशन एज वेल। बट आजकल ये अभी इतने ज्यादा कॉमनली यूज नहीं होते हैं। कॉमनली हम इसको रिसर्च पर्पसेस के लिए ही यूज करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो अपने निकूज के अंदर आपको फेंटन चार्ट ही कॉमनली मिलेगा। अब बाकी के जो डिजीज स्पेसिफिक चार्ट्स हैं इनके बारे में हम पढ़ें तो 45XO यानी हमारा जो टर्नर सिंड्रोम होता है, इसके लिए वी हैव लायन टर्नर चार्ट्स। तो ये हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि टर्नर सिंड्रोम जो होते हैं वी नो दैट दे आर शॉर्टर इंडिविजुअल्स, तो उनकी हाइट मॉनिटरिंग और उनको अगर ग्रोथ हार्मोन थेरेपी की जरूरत पड़ रही है तो उनको ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन थेरेपी का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है वो देखने के लिए हम इसके अंदर प्लॉट करेंगे। दूसरा वी हैव डाउन सिंड्रोम के लिए ट्राइसोमी 21 जो है हमारा, इसके लिए वी हैव स्पेशल चार्ट कॉल्ड क्रॉन्क एंड ब्रूक्स चार्ट। इसके अंदर क्या होता है कि ऑब्वियसली डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे हैं दे आर गोइंग टू हैव लेसर वेट एंड हाइट एज कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। तो इनका मिस क्लासिफिकेशन ना हो एज either SAM, MAM or even overweight or obese, उसको प्रिवेंट करने के लिए we have different charts for these population. सिमिलरली वी हैव एकॉन्ड्रोप्लेजिया जिसके लिए वी हैव हॉटन चार्ट्स। तो एकॉन्ड्रोप्लेजिया में हमें पता ही है कि इनको डिस्प्रोपोर्शनेटली ये शॉर्ट स्टेचर में रहते हैं, तो इनकी स्केलेटल डिस्प्लेजिया के हिसाब से क्या हाइट होनी चाहिए उसको प्लॉट करने के लिए हमारा मेन एम इनके लिए ये रहता है। फिर लास्ट में वी हैव प्रेडर-विली, जिनके प्रेडर-विली स्पेसिफिक चार्ट होते हैं, और हमें पता है कि प्रेडर-विली वाले जो होते हैं दे हैव हाइपरफेजिया एंड दे आर ओबीज इंडिविजुअल्स। तो उनके अंदर वेट मैनेजमेंट के लिए, ग्रोथ हार्मोन मॉनिटरिंग करने के लिए, इन सब के लिए वी यूज दीज ग्रोथ स्पेसिफिक चार्ट्स। तो आज की वीडियो में तो इतना ही, बट लेट्स समराइज कि हमने आज क्या पढ़ा। सबसे पहले वी स्टडीड अ ग्रोथ चार्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन टूल। इट शोज यू वेयर अ चाइल्ड सिट्स रिलेटिव टू अ हेल्दी रेफरेंस पॉपुलेशन। तो हमने दो तरीके के ग्रोथ चार्ट्स पढ़े जिसमें वी हैव स्टैंडर्ड चार्ट्स एंड रेफरेंस चार्ट्स। तो स्टैंडर्ड चार्ट्स हमें बताते हैं हाउ अ चाइल्ड शुड ग्रो, एंड रेफरेंस चार्ट्स हमें बताते हैं हाउ दे आर ग्रोइंग। सो एस फॉर स्टैंडर्ड चार्ट्स, हाउ, एस फॉर शुड, एंड आर एंड आर। सो दिस इज अ इजी वे टू रिमेंबर। तो हमने एग्जाम्पल्स भी पढ़े कि स्टैंडर्ड चार्ट का क्या एग्जाम्पल होता है। WHO 2006 चार्ट जो है हमारा, वो हमारा स्टैंडर्ड चार्ट है। और हमने ये भी पढ़ा कि रेफरेंस चार्ट के एग्जाम्पल्स हमारे होते हैं IAP और CDC। और एक और जो हमने पढ़ा अभी रेफरेंस चार्ट वो था फेंटन चार्ट। और स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा हमारा इंटरग्रोथ। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि इंडिया में हम कॉमनली क्या यूज करते हैं, WHO 2006 टिल एज ऑफ 5 years, एंड आफ्टर 5 years टिल 18 years वी यूज IAP चार्ट्स फॉर हाइट एंड वेट। हमने पढ़ा कि MPH क्या होता है। MPH हेल्प्स यू रियलाइज कि एक बच्चे का ट्रू जेनेटिक हाइट पोटेंशियल क्या है, एंड अकॉर्डिंगली कि वो किस तरीके का शॉर्ट स्टेचर है भी या नहीं, वो हम इससे डिसाइड कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि हाइट एज और वेट एज क्या होती है, जो उसके 50th सेंटाइल से उसको कंपेयर करने में हमें हेल्प करती है। और जब हम हाइट एज और वेट एज को साथ में कंपेयर करते हैं तो कुछ एक ऐसी कंडीशंस हैं जिनको हम इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
एंड सबसे इंपॉर्टेंट इज कि वन पॉइंट जो हम ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट करते हैं, इट्स जस्ट अ स्नैपशॉट. सीरियल प्लॉटिंग इज ऑलवेज ऑलवेज एनकरेज्ड बिकॉज ये हमें बताता है कि उस बच्चे का क्या ट्रेंड होने वाला है आगे. So, like and subscribe, and be ready for the part 2 of growth charts, where we will be studying how to interpret growth charts accurately and how to move forward.